हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास 12 हिंदी क्लासेस में। आज हम फिर एक नया वीडियोस लेकर आ गए हैं। जो टॉपिक है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 जो एनुअल एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसका मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, कौन सा सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री। जो थ्योरी पर्सन होता है जो 70 मार्क का होता है टोटल, उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। चलिए आगे इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक आप इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों कि टोटल 170 क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल कितना क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों? आपको टोटल 70 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। उसमें से आप कोशिश कीजिएगा कि 35 जो है मेरा एकदम श्योर ऑब्जेक्टिव सही होने वाला है, उसी को हम सॉल्यूशन करें। चलिए आगे देखते हैं। हम सोशल 70 का ऑब्जेक्टिव बताएंगे दोस्तों, उनमें से आपका कितना सही हुआ उसका कमेंट कीजिएगा, और जो उसका आंसर जानते हैं उसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। चलिए इसका आगे का आंसर देखते हैं। आप लोग बनाते जाइए कितना आंसर आपका सही हुआ है। पिंड केंद्रित धनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है दोस्तों, क्या घनाकार में। तो घनाकार का आज हम देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। घन का पहले बना लेंगे, घन बना लिए। उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि कोना कोना पे क्या होता है, एक कार्बन होता है। यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, इसमें टोटल कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन। ये इसको कितना से गुना कर देंगे? 1/8 से 8 8 कट गया, बराबर कितना गया? 1। आप जानते हैं कि बीच में भी एक कार्बन होता है, वो कार्बन कितना शेयरिंग करेगा? वो अपना 100% शेयरिंग करेगा। तो 100% शेयरिंग कंप्लीट शेयर, तो कंप्लीट कितना है? 1 हो गया। तो एक एक कितना? 2 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए 2। कितना टोटल करेगा? 2 करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर 2 होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्या कह रहा है इंग्लिश में देख लेते हैं इसको हम। द नंबर ऑफ वैल्यूज लेट्रिक्स इन ए क्यूब सेरेस्टर। इसका कोई कोई आंसर देता है दोस्तों 14, लेकिन वो 14 इसका गलत आंसर है। 14 क्या है? इसका गलत आंसर है दोस्तों 14। अभी इसका गलत आंसर है 14, कोई नहीं लगाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। अब 3 कैसे होगा हम ये भी दिखा देते हैं आपको। 3 कैसे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि अब क्यूबिक क्रिस्टल पूछ रहा है वही वैल्यूज लेटिस में। समझे कि नहीं समझे? इसका आंसर 3 देना है, इसे 14 नहीं देना है। 14 दूसरा का आंसर होता है, इसका आंसर 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टलीय के घनत्व की कमी होती है? क्या? निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? शक्ति, एफ केंद्र, अंतरकाशी या फ्रैंकल। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, शक्ति के कारण। चलिए आगे जाते हैं। आप मोलरता का व्यक्त किया जाता है, यानी कि यूनिट या फिर मोलरिटी इज एक्सप्रेस बाय। मोलरिटी को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? क्वेश्चन ये पूछा है। तो मोलरिटी को कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर लीटर से। किसे? मोल पर लीटर से। इसका आंसर हो जाएगा ए, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विलायक में 100 ग्राम का ग्लूकोज 100 ग्राम का ग्लूकोज 18 ग्राम उपस्थित है। 100 ग्राम में ग्लूकोज 18, एक कोई 100 ग्राम विलायक है, उसमें 18 ग्राम उपस्थित है क्या? ग्लूकोज। तो घोल कहा जाएगा। घोल क्या कहा जाएगा? 0.1 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा दोस्तों, अभी टाइम नहीं है, लेकिन इसका आंसर होता है 0.1। ऐसा आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते, जहाँ पे है एक्सप्लेन करने वाला मैं खुद कर दूंगा। किसी तनु घोल का क्या? किसी तनु घोल में क्वालिटी प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तनु घोल का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है, उसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों, उसका डिपेंड किस पे करता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी डाइल्यूट क्वेश्चन ऐसे आए, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो विलय की कणों पर। किसका? विलय की कणों पर। यहाँ देखिए एक विलय की कण है, एक देखिए यहाँ पर विलायक का कण है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किसका कण है? एक है विलायक का कण। तो आप विलायक कण है विलय के कण पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, विलय के कण पर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चल कितना सही वाला है दोस्तों कमेंट करते जाइए। अब देखिए क्या कहता है, किसी विलयन के प्रासरण दाब किस संबंध में व्यक्त किया जाता है? प्रासरण दाब जो होगा उसका किस संबंध में व्यक्त किया जाता है? ये पूछ रहा है। तो पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई सी आर टी। पाई बाई सी आर टी कहीं है? हाँ हाँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, पाई बाई सी आर टी। पी भी बराबर एन आर टी से बनेगा, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई सी, आंसर बी, पाई बाई सी आर टी। पाई बाई सी बराबर आर टी। चलिए आगे देखते हैं। पाई बाई सी आर टी हो गया बी नंबर। उसके बाद देखते हैं पाई बाई सी आर टी है ना, पाई बाई सी आर टी बी नंबर है। उसके बाद 9 नंबर, विद्युत धारा की वजह से, क्या विद्युत धारा की वजह से वह विद्युत धारा की वह मात्रा है जो CuSO4 के घोल का 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। तो 1 फैराडे होगा इसका आंसर।
आप लोग पढ़े ही होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 फैराडे। कितना हो जाएगा? 1 फैराडे की 2 फैराडे होता है, सॉरी 2 फैराडे होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी 2 फैराडे। चलिए आगे देखते हैं। फैराडे के क्या कह रहा है क्वेश्चन? फैराडे के विद्युत विक्षेपण, विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ इसको व्यक्त किससे करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम बराबर जेड टी सी, एम बराबर जेड सी सी। इसका आंसर हो जाएगा बी, एम बराबर जेड सी टी। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी विलयन की सांद्रता घटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन करना होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किसी विलयन की सांद्रता घटाने के लिए क्या चीज़, उसका कंसंट्रेशन जो उसको डिक्रीज करने के लिए क्या चीज़ में परिवर्तन करना होगा, क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, देखिए इसमें से कोई आंसर सही दिया हुआ नहीं, तो इसका क्या आंसर होगा हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि लिखा नहीं जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज डिक्रीज, जो उस सॉल्यूट के जो होगा ना सॉल्यूट, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। इसका कंसंट्रेशन जो होगा ना दोस्त वो डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन बड़े अच्छे से बनाए जाते हैं। तो वहाँ इसका कुछ आंसर हो जाएगा, उसका जो सॉल्यूट जो होता है ना, यानी सीधा लिखेंगे कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की मात्रा घट जाती है। चलिए आगे देखेंगे। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है? क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है? क्वेश्चन ये ना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? तो लेड संचायक क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेड संचायक। इसका आंसर हो जाएगा लेड क्या लिखा है? एक्यूमुलेटर, लेड एक्यूमुलेटर हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर लेड संचायक है। चलिए आगे जाते हैं। 12 का डी। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सब इनमें से सभी, क्योंकि ताप ताप दाब क्योंकि ताप दाब और सांद्रण तीनों क्या करता है? किसी अभिक्रिया की दर को, उस रेट को इफेक्ट करता है। रेट को इफेक्ट करने वाला कारक इनमें से सही होगा, दाब दाब सांद्रण। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ये 3 ऑप्शन दे देगा दोस्तों जिनमें कि ये तीनों नहीं रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से कोई एक रहेगा। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका जगह मोर लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर, मोर लीटर पर सेकेंड, मोर प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ वैसे 14 को हो जाएगा ये। चलिए आगे आते हैं। 15, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी होती है तो इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा। देखो 32 मिनट में 75% होता है, तो ये बराबर एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे। एक फार्मूला होता है के बराबर 2.303 बटे के बराबर 2। इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे? हाँ, बटा टी इंटू लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, इस पर बैठाइएगा तो निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 मिनट निकलता है। टाइम यह कैलकुलेशन तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन 16 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। 15 इस फॉर्मूला पर बैठाइएगा, आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 मिनट। अब 16 ऑर्डर डिग्री, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये क्वेश्चन क्या होता है? वेग, हाँ, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करता है। के बराबर क्या है? के ए पर पावर स्क्वायर बी पर पावर 1, इसको 1 भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की कटे। तो इसका वेग का, इसकी क्या पूछता है? इसका ऑर्डर पूछा कि डिग्री पूछा है? इसका ऑर्डर पूछा है कि डिग्री पूछा है? देन इसका ऑर्डर पूछा है दोस्तों, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर कितना, जितना पावर होता है, तो ए पर कितना पावर है? 2, बी पे पावर कितना है? 1, के पे पावर कितना है? 0। इसको के तो हम 0 नहीं मानेंगे, के को हटा देते हैं, सिर्फ वेरिएबल पर मानते हैं। 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 3। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 16 नंबर, भौतिक अधिवेशन के लिए अधिवेशन की ऊष्मा होती है अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितना होता है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। इसका आंसर हो जाएगा 20 से 40 कैलोरी जूल पर मोल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे जाते हैं। 18 नंबर, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वो क्या कहलाता है? सरफेस कैंट, यह हो जाएगा सरफेस कैंट। इस जगह इसका आंसर डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सरफेस कैंट मतलब पृष्ठीय कारक, पृष्ठीय सरफेस कैंट। चलिए इसका आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जल में कोलेडी विलयन का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन जल में कोलेडी विलयन का निर्माण करता है? इसका आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट करना है स्टार्च। कहाँ होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च में जो है ना दोस्तों वो कोलेडी सॉल्यूशन अपना निर्माण करता है।
पानी में। चलिए निम्नलिखित में से कौन पैसी कारक है? पैसी कारक समझते हैं पैसी कारक क्या होता है दोस्तों? इनमें से कौन सा पैसी कारक? तो इसका आंसर हो जाएगा तेल, इसका आंसर हो जाएगा तेल। चलिए आगे देखते हैं। कालामाइन क्या चीज़? कालामाइन क्या पूछा है? कालामाइन की में से किस धातु का अयस्क है, मतलब किसका ओर्स है, ये पूछता है। तो 21 नंबर का कालामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का ओर्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक। जिंक कहीं है? हाँ जिंक डी नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी जिंक। जिंक जो है कालामाइन का अयस्क है। चलिए आगे जाते हैं। मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निकेल का, किसका किया जाता है? निकेल है कहीं ऑप्शन में? हाँ ए नंबर निकेल। मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? निकेल का। किसका? निकेल का। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर थार्मेट विधि में निम्नलिखित का कौन अपकारक है? ये जो होता है ना ऑक्सीकरण अपकरण, उसमें से किसका हम लेंगे इसमें? तो किसका यूज करते हैं? आपको ऑप्शन देना है। इसका हो जाएगा एल्युमिनियम, इसका हो जाएगा एल्युमिनियम, इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों एल्युमिनियम। चलिए आगे देखते हैं। लोहा धातु के निष्करण का, ये क्वेश्चन ऐसे देखिए। लोहा धातु के निष्कर्म के दरमियान निम्नलिखित में से कौन सा धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? इसका आंसर होता है दोस्तों कुछ और। इसका आंसर होता है CaSiO3। यहाँ तो लोहा है तो CaSiO3 यहाँ हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 24 का 25। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? बताइए इसका आंसर। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम है जो सबसे कम क्वथनांक वाली है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 25 नंबर 26 नंबर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? HCl जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVIP डायरेक्ट पूछता है ये क्वेश्चन। HCl हो जाएगा 26 का सी HCl। चलिए आगे जाते हैं 27 में। ऑक्सीजन और ओजोन है क्या? 27 का क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन है, ये क्या है? अपरूप है। ऑक्सीजन और ओजोन जो है वो दोनों अपरूप है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है? द्विभाषमिक मतलब दो हाइड्रोजन बना देगा, दो अथी बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर H3PO3 कहीं है? H3PO3, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से द्विभाषमिक अम्ल है, लेकिन क्या है? ये द्विभाषमिक अम्ल है। उसके बाद आगे जाते हैं 29 नंबर। संक्रम तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत कहाँ है? क्वेश्चन ये ने पूछा कि संक्रमण तत्वों का मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है दोस्तों, उसका आवर्त सारणी में कहाँ पे रखा गया है उसको? तो कहाँ रखा गया है उसको? तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। डी ब्लॉक में। कहाँ पे? डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में नहीं, डी ब्लॉक में। कोई एस ब्लॉक का गलत है उसका। डी ब्लॉक हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, डी इसका आंसर नहीं। चलिए आगे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संक्रम तत्व का युग में नहीं है? ये मतलब कि ये समान तत्व का समान नहीं है, ये पूछा है। तो सोडियम और कैल्शियम ये भी नहीं होगा। SF ये भी नहीं होगा। इसका आंसर दोस्तों ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम दोनों सेम ग्रुप का, ये SF दोनों सेम ग्रुप का, सोडियम का ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेड कितना? 24 है, तो 1s2 2s2 करके निकालेंगे इसका। तो इसका कितना हो जाएगा? ये कौन सा प्रकार का रिएक्शन है आपको ये बताना है। ये किस प्रकार का लिखा हुआ है यहाँ पर? ये है ये जेड बराबर 24, क्योंकि जानते हैं कि इसको 4 प्रकार से लिख सकते हैं। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम 4 तरह से लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये पहले क्या लिखा हुआ है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये क्या हो गया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि इसमें देखिए नोबल गैस की तरह इसको लिखा गया है। तो 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। AR D3D5 और S1 जोड़ लीजिएगा इसको, तब हो जाएगा 24। चलिए आगे जाते हैं। कौन 4F के कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध से भरता है? किस में हो जाएगा? 4D ग्रुप्स यानी कि इसमें लेंथेनाइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लेंथेनाइड में जो होता है वो क्रमबद्ध से भरता जाता है। इधर एक्टिनाइड नहीं जाएगा, संकरण तत्व नहीं होगा, मृदा धातु नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। इसके ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत अच्छा, इससे एक ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है। इसको पढ़ के ही जाइएगा इस टॉपिक को कि अब ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है दोस्तों। इसका हो जाएगा +3। कितना हो जाएगा? +3। इसका आंसर हो जाएगा बी +3। इसका आंसर हो जाएगा +3 बी नंबर। चलिए आगे जाते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा। हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछबे करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा DsP2। इसका आंसर हो जाएगा सी DsP2।
2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे जाते हैं। विटामिन कौन सा उपस्थित रहता है किस में? विटामिन B12। विटामिन B12 किस में उपस्थित रहता है? कोबाल्ट कहीं ऑप्शन है? हाँ दोस्तों कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट हो जाएगा इसका आंसर। B12 जो होता है वो कोबाल्ट में उपस्थित रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे जाते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन, अभी तक जानते हैं सही सही कि कितना हो गया, 36 हो गया है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जटिल चतुष्फलकीय रचना है? ये किसका आंसर हो जाएगा? इसका जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ये देखिए टेट्राहाइड्रल क्या कहता है इसमें? टेट्राहाइड्रल है ना, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे जाते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु कण से शुष्क ईथर, कहते हैं शुष्क ईथर से करने पर क्या बनता है? शुष्क ईथर से करेंगे तो क्या बनता है? एथेन बनता है सर, एथेन बनता है। क्या बनता है? एथेन बनता है दोस्तों, सॉरी ब्यूटेन बनेगा, गलत, एथेन नहीं बनता है, ब्यूटेन बनता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्यूटेन। उसके बाद आंसर आते हैं निम्नलिखित में से किसका उसे निश्चेतक के रूप में किया जाता है? निश्चेतक बता देते हैं कि क्या होता है। जो टेंशन वेंशन आता है उसमें को जो उसको कहते हैं निश्चेतक वो नहीं होता। निश्चेतक होता है किसी को जो सुंघा करके जो बेहोश करते हैं, जो बेहोशी हालत होती है उसको कहते हैं हम निश्चेतक। इसका आंसर जाएगा क्लोरोफॉर्म सुंघा कर, 10 क्लास में भी था कि क्लोरोफॉर्म सुंघा कर किसी को निश्चेतक किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं 39, निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? इनमें से कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र हो जाएगा? CCl3CHO। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, CCl3CHO ही हो जाएगा क्लोरल। उसके बाद चलिए आगे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। जब CH3OH को ये किसी हैलाइड का फॉर्म का है दोस्तों, ये देखिए इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा ये पूछा है आपको। जब इसका रिएक्शन, किसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन जब इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन। यहाँ देखिए करा दिए CH3OH, यह इधर जाएगा, MgOH इधर जा निकल जाएगा, X ग्रुप जो होगा एक हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा, तो CH4 पूरा पूरी मीथेन बनता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे जाते हैं। एल्केनॉल का सामान्य सूत्र, एल्केनॉल का CnH2n। देखिए इसका पहले एग्जांपल देते हैं। एल्केनॉल क्या होता है? जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, तो CH3OH हो जाएगा C2H 2 दूना 4 1 5, यानी कि ROH होना चाहिए। ROH मतलब कि वही एल्काइल ग्रुप में वो H लगता है तो वो हो जाता है। यहाँ पे वैसा तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे CnH2n करके। तो आप इसमें से क्या कीजिए, काउंट कर लीजिए। आप इसमें से क्या करेंगे, काउंट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको CnH2n प्लस 2O, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक हम एग्जांपल देते हैं आपको। CH3OH होता है, इसमें कार्बन कितना हो गया? एक, तो यानी N का वैल्यू कितना हो गया? एक। इसमें पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो N का वैल्यू एक हो जाएगा। C1H 2 4, तो H4O हो जाएगा। अब देखिए टोटल हाइड्रोजन कितना? 3, एक 4 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 41 का सी, 41 का हो जाएगा दोस्तों सी, 41 का हो जाएगा सी। चलिए आगे जाते हैं। 41 का सी। 42 नंबर, एथेनॉल का समावेशी निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कि आइसोमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की तरह कौन होगा? क्वेश्चन ये पूछा है। एथेनॉल की तरह कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर इथेमिल ईथर, डायमेथिल ईथर, डायमेथिल ईथर। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूकाइस अभिकर्मक है? ल्यूकास अर्भक, निम्नलिखित में से कौन सा लुकास अभिकर्मक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, आंध्र, मतलब ZnCl2 एवं SCl हो। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर। चलिए आगे जाते हैं। 44 नंबर, रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या क्या रहता है? इसका आंसर देखिए यहाँ पे कोई सही नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या क्या मिलाया रहता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जो मिलाया रहता है ना, किसी 100% जैसे, तो उसमें क्या होता है कि 95% जो होता है वो आपका एल्कोहल होता है। 95% अल्कोहल, यहाँ ऑप्शन वैसा नहीं है। और 5% जो बचा रहता है वो उसमें वाटर रहता है। क्या रहता है? इसमें वाटर रहता है। लेकिन यहाँ देखिए 95%, 95.5 दिया है बी नंबर, इसमें 100 दिया, ये नहीं होगा, इसमें ये सब तो नहीं होगा। तो जब भी ऐसा मिले ना, तो उसके मतलब देखिए कि आसपास कौन था, 95 के आसपास कौन है, 95.5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 5% इसमें वाटर रहता है। उसके बाद 46, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2NO, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कौन सा फॉर्म में निर्माण होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो वो होता है एसीटोन में। इसका आंसर हो जाएगा ए, एसीटोन। चलिए आगे आते हैं। कैल्शियम एसीटेट और
और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण में गर्म करने पर क्या बनता है, यानी बोल रहा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का जब मिश्रण को जब हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर ये पूछा है, तो एथिनॉल बनेगा, कहीं है एथिनॉल बनता है। देखिए एथेनॉल नहीं, एथेनॉल और एथेनॉल में बहुत फर्क है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एथेनॉल बनता है। चलिए आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से क्रियाशील का सही समूह क्या हो जाएगा, इसका सही समूह क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। यहाँ देखिए 3, 2, 1 ये ऑर्डर पूछा है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित नहीं है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं, एथेनोइक अम्ल, अम्ल अम्ल मेथेनोइक, पिक्रिक एसिड शायद होता है इसका आंसर, पिक्रिक एसिड होना चाहिए, हाँ पिक्रिक एसिड है इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए मेथेनॉल, मेथेनोइक एसिड, इसमें तो एसिड आ गया था क्योंकि ये भी कार्बन ऐसे बनकर बनता है। इथेनोइक, इसमें भी कार्बन की संख्या 2 बनता है। बेंजेनोइक, इसमें भी कार्बन का, ये तीनों आ गया, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा, सी नंबर हो जाएगा पिक्रिक एसिड। चलिए आगे जाते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसका क्रियाशील समायोजी है, एस्टर हो जाएगा इसका आंसर, एस्टरीन होगा जी इसका आंसर 50 का एस्टर, ये नंबर हो जाएगा एस्टर। चलिए आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड का विभेदन किया जाता है, यानी कि इस टेस्ट बताना है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड का डिस्टर्बेंस करें, मतलब कि इसमें क्या करेंगे, विभेद करना है दोनों का, मतलब डिफरेंस करना है कि कौन सा घोल से करेंगे दोनों का, ये टेस्ट में पूछता है ये सब एकदम। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3, आंसर हो जाएगा डी, NaHCO3 से इसका हम चेक करेंगे। उसके बाद जब फॉर्मिक अम्ल एसिड गर्म किया जाता है तब किसका निर्माण होता है, मतलब फॉर्मिक एसिड, उसके बाद H2SO4 का जब हम गर्म कर दोनों को मिला के गर्म करेंगे, ठीक है, फॉर्मिक एसिड प्लस H2SO4 को जब हम मिला के गर्म करेंगे तो इससे बनेगा CO प्लस कुछ वाटर बनता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक हो जाएगा NH2R, NH2 जो होता है ना RNH2, तो R ग्रुप में तो नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा BNH2। चलिए आगे जाते हैं। एथिल एमीन का नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, क्या का एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछा था। C2H5OH कहीं है, C2H5OH, इसका आंसर हो जाएगा ए। जब दोनों का रिएक्शन करेंगे तो यही निकलेगा। चलिए आगे आते हैं। एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन, इसका आंसर क्या देखिए, एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मेथिल एमीन बनता है, क्या बनता है इसमें, मेथिल एमीन बनता है दोस्तों, इसमें बनता है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन बनता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल का जो प्रोसेस करते हैं ना, एल्किल जो प्रोसेस करते हैं वो हो जाता है। तो 56 नंबर का प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में जो होता है ना एल्किलाइजेशन संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे आते हैं। सल्तनिक में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है, सर्वाधिक मीठा शर्करा कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्तों, इसका हो जाएगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज है कहीं पे, इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रुक्टोज। चलिए आगे जाते हैं। 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्राइड से संबंधित है, सर एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड हार्मोन कहते हैं, जब भी एस्ट्रॉइड हार्मोन आए तो विटामिन डी, कौन सा विटामिन डी, एस्ट्रॉइड हार्मोन है एक प्रकार का, वो विटामिन डी से संबंधित है। निम्नलिखित कौन सा साधारण शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बहुत भी आई क्वेश्चन, ये विटामिन जो होता है वो शरीर से नहीं बनाया जाता है, शरीर में नहीं बनाया जाता है, इसको बाहर से लिया जाता है, एंजाइम शरीर बनता है, प्रोटीन बनता है, हार्मोन बनता है, लेकिन विटामिन नहीं बनाता, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे जाते हैं। DNA और RNA समान भस्म है, में समान भस्म, यानी कि DNA और RNA में कॉमन बेस कौन सा है, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें हो जाता है ग्वानिन, क्या हो जाएगा, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिनिन, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये सब में कॉमन होता है दोनों, DNA और RNA में। PVC का एकलक निम्नलिखित में से कौन सा है, PVC का एकलक बताना है आपको, PVC का एकलक इनमें से कौन सा है, तो CH2CHCl, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे जाते हैं। निम्नलिखित रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कह रबर और सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है, क्वेश्चन ये पूछा है। और रबर और सल्फर को जब हम गर्म करेंगे तो वो कौन सा करेगा, गंधीकरण, इसका आंसर जगह सी। चलिए आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन, सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉलीथीन। बोना एस निम्नलिखित में से किसका
बहुलक है तो बुना एस हो जाएगा ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन, इसका आंसर हो जाएगा बी बुटा ब्यूटा बुना एस है, ब्यूटा नहीं ब्यूना एस है। उसके बाद कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से बताइए आप लोग। इन कृत्रिम मीठा देखिए सैकरीन भी मीठा शर्करा है, मीठा अभिकर्ता है। उसके बाद एस्टोरेप्टेन ये भी है, सोडियम साइक्लोमेट ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए आगे जाते हैं। बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है, बेलियम का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो बेलियम का उपयोग जो था बेहोशी करने में किया जाता है शायद, एंड उपमाशक हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपमाशक के रूप में किया जाता है, इसको ही सुहा करके गिराया जाता है बेलियम वो जो टेंशन होता है दोस्तों उसी के अब उपमाशक में यूज करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में एस्पिरिन क्या है दोस्तों, ये पूछा है ना। रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है, इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के यूज में किसका यूज करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग। हाँ, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के यूज में करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल का जो यूज है ना हम एंटीसेप्टिक के यूज में करते हैं। और उसके बाद आता है 69 निम्नलिखित में से किसमें ये तो कीटोन का ही तो सब जानता है, कीटोन का है जी। अच्छा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा कीटोन का हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। किसका हो जाएगा कीटोन, ये किसका है कीटोन का है। कीटोन के ज़्यादा ना सी डबल बॉन्ड ओ, इधर दोनों तरफ आर लगता है, 4 कार्बन बन गया। चलिए अब आते हैं 670 निम्नलिखित में 70 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी अल्कोहल है, निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी अल्कोहल। तो अब थोड़ा सा हम टर्शियरी अल्कोहल के बारे में टर्शियरी के बारे में, ऐसा कार्बन जिससे इधर 3 कार्बन जुटा हुआ हो। देखिए किसी में 3 कार्बन है, इसमें तो 2 ही कार्बन है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये पक्की सी बात। इसमें देखिए कहीं एक कार्बन से 3 कार्बन नहीं जुटा हुआ है, एक कार्बन से 3 कार्बन जुटा रहना चाहिए, यहाँ भी एक कार्बन से 3 कार्बन नहीं। यहाँ देखिए एक कार्बन जो है इसको हम अच्छा से पहले बना देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एक कार्बन से देखिए एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, 3 कार्बन जुटा हुआ है, इधर भी एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, इधर से क्या जुटा हुआ ओ एच, मतलब ये हो जाएगा एक कार्बन से 3 कार्बन जुटा रहता है दोस्तों, वो हो जाता है उसका टर्शियरी। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ये देखिए एक कार्बन से 3 कार्बन जुटा हुआ। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो आगे तो नहीं है, अभी क्या है सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, इसका जवाब देना है आपको। देखिए तो टोटल प्रत्येक 2 अंक के लिए है, जब 20 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें 10 का आंसर देना है आपको, 20 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से आपको 10 का ही आंसर देना है। 10 गुना 2 बराबर 20 नंबर का हो गया आपका ये सब्जेक्टिव। और आगे होता है तो इसको आप देख लेंगे, इसका हम PDF दे देंगे। तो आपसे कुछ हमको बात करना था दोस्तों, बात ये है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं कौन सी बात थी। हाँ तो बात देखिए दोस्तों ये थी कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोग के लिए। आप लोग थोड़ा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत कम व्यूज आता है दोस्तों, आप लोग मदद नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी देखिए 12:20 हो रहा है, अभी हम वीडियो शूट किए हैं दोस्तों आप लोग के लिए। कितना मेहनत करते हैं आप लोग भी, प्लीज़ थोड़ा हमारा हेल्प कीजिए दोस्तों। थोड़ा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पहुँचाइए। ये मॉडल सेट हो गया, आगे हम फिर अगला मॉडल सेट लाएंगे। कल हम फिजिक्स का अपलोड करेंगे दोस्तों इसी टाइम में, ये 12 बजे रात में फिर वीडियो बना रहे हैं। टाइम नहीं है हमारे पास, फिर भी आपके लिए निकालते हैं। प्लीज़ आप लोग कम से कम, कुछ तो होता नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों कम से कम चैनल को। आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बहुत कम सब्सक्राइब है दोस्तों। थोड़ा आप लोग से निम्र है कि सब्सक्राइब कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप फैलाना, इसको आग की तरह फैला दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए जाते जाते फिर हम एक बात कहते जा रहे हैं, हैप्पी हो जाइए आप लोग, और एग्ज़ाम का टेंशन ज़रा भी नहीं लेना है। तो चलिए ठीक है, हैप्पी नाइस डे। चलिए आगे हम वीडियोज़ को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।